दुनिया भर के लोगों को जोड़ने का एक प्लेटफॉर्म लिंक्डइन, जिस पे शायद आप भी होंगे, उसी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हेड ऑफ इंजीनियरिंग मोहक श्रॉफ आज हमारे साथ है, जो ईबे के बॉक्स में भी है। तो आज मोहक श्रॉफ जी से बात करेंगे उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनकी निजी ज़िंदगी के बारे में, उनकी आध्यात्मिक जर्नी के बारे में सबसे बात करेंगे। तो मोहक श्रॉफ जी, आपका दूरदर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। जी मोहक जी, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आप हमसे जुड़े, हमसे बात कर रहे हैं बहुत सारे दर्शकों से। मोहक जी, पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आप जो है इतनी बड़ी कंपनी के साथ जुड़े हैं, और लिंक्डइन मुझे नाम भी बहुत अच्छा लगता है कि सबको जोड़ो, जोड़ते चलो, दिलों को जोड़ो, लोगों को जोड़ो और आगे बढ़ो। तो ये जोड़ने वाला जो आदमी है मोहक जी, आप जो है जहाँ बैठे हैं, हमें बहुत ही गौरव है इस बात का। लेकिन बताइए कि आपका ये जो जुड़ाव है इस क्षेत्र के साथ कैसे हुआ, आपकी जड़ें कहाँ पर है, आपके मूल कहाँ पर है, वो थोड़ा बताइए। वैसे मेरा जन्म हुआ मुंबई में जी, और मैं जब 1 या 2 साल का था, मेरे पेरेंट्स मेरा परिवार मूव हो गया बहरीन, जो मिडल ईस्ट में। 12th स्टैंडर्ड तक मैं बहरीन में था, और फिर वहाँ अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास नाम की एक यूनिवर्सिटी है, उसमें पढ़ने गया, कंप्यूटर साइंस की डिग्री की। और बाद में क्या हुआ कि 2000 के साल में मैं जो ग्रेजुएट हुआ, तब वो जो .com का जो बूम हो रहा था, वो जो ऑल .com कंपनीज वर डूइंग रियली वेल। तो फिर एक .com कंपनी वहाँ, उसका नाम था अरीबा नाम की कंपनी थी, उसमें मैंने जॉब लिया। लेकिन क्या हुआ कि .com बूम के बाद .com बस्ट भी हुआ था 2000 के साल में। तो उस बस्ट में मेरी जो कंपनी थी उसको बहुत ज़्यादा उसका डिफ्लेशन हो गया, उसकी स्टॉक प्राइस बहुत नीचे आ गई, ऐसा हुआ। लेकिन मैं वैसे भी मैं उस कंपनी में 8 साल तक रहा। फिर बाद में मैं सोचा कि अब कुछ चेंज करें, और तब लिंक्डइन नाम की कंपनी थी, यंग थी, 5 साल ही जूनी पुरानी थी। 2003 में उसका फाउंडिंग हुआ, ये 2008 की साल की बात है। तो मैंने उसमें अप्लाई किया, इंटरव्यू दी और ऑफ़र आया था। वैसे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है उसका, प्रमुख साई महाराज के साथ का ही, कि वो जो ऑफ़र आया था मैंने देखा, तो अब मैंने इंटरव्यू में बहुत अच्छा नहीं किया था, ठीक ही किया था। तो ऑफ़र भी जैसे ठीक ही आया था कि तब जो मेरा जो सैलरी था उससे कम सैलरी दिया, मेरा जो टाइटल था उससे नीची उन्होंने टाइटल दी। फिर भी मुझे लगा कि अब मेरा कॉन्फिडेंस बहुत है नहीं, ऐसी ठीक ही कंपनी में काम कर रहा हूँ, इतनी अच्छी कंपनी, आगे जाके उसके बहुत प्रॉस्पेक्ट्स है, आगे बहुत बढ़ सकती है कंपनी, तो उसमें मुझे लेना चाहिए। लेकिन मैंने सोचा कि मेरे गुरु है प्रमुख साई महाराज, उनको एक बार पूछ लेते हैं कि ऐसी ऑफ़र आई, मैं क्या करूं। तो प्रमुख साई महाराज को पूछा कि स्वामी जी आप क्या कहते हैं, आपका क्या मार्गदर्शन है, मैं क्या करूं। प्रमुख साई महाराज ने सब सुना और कहा कि देखो, इस ऑफ़र ये जो ऑफ़र आया, ये तुम्हें शोभाता नहीं। तुम्हारा पोजीशन जो है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस है बहुत नीचा है अभी, लेकिन ये ऑफ़र है ना, जिससे तुम ये ऑफ़र लेने को तैयार हो, लेकिन तुम्हें इससे ज़्यादा मिलना चाहिए, सब कुछ ज़्यादा मिलना चाहिए, टाइटल ज़्यादा मिलना चाहिए, सैलरी ज़्यादा मिलनी चाहिए। तो अभी ना कह दो कंपनी को। तो मैंने रिक्रूटर जो था उसको नहीं कह दिया कि नहीं लेने वाला हूँ मैं। रिक्रूटर ने एक 2 दिन बाद मुझे वापस फ़ोन किया और कहा कि तुम क्यों कह रहे हो, इतनी अच्छी ऑफ़र है, इतना अच्छा कंपनी है, तुम्हें लेना ही चाहिए, ये दूसरी ऑफ़र लो। तो मैंने फिर से प्रमुख साई महाराज को पूछा कि स्वामी जी आपका क्या मार्गदर्शन है। प्रमुख साई महाराज ने फिर से कहा, जो वो सेम ही कंपनी है। मैंने कहा ऑफ़र कैसी है, मैंने कहा स्वामी ऐसा ही है जैसे पहले था। प्रमुख साई महाराज ने कहा कि नहीं, अभी भी नहीं लेनी अपने। मैंने फिर से रिक्रूटर को नहीं कह दिया। 3 दिन बाद रिक्रूटर का फिर से फ़ोन आया। रिक्रूटर ने कहा देखो, आई डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग, तुम क्या कर रहे हो मुझे समझ नहीं आ रहा, ये लो नई ऑफ़र, उसमें पैसे ज़्यादा है, उसमें टाइटल्स अच्छा है। मैंने कुछ मांगा नहीं था, मैंने सिर्फ नहीं कह दिया क्योंकि प्रमुख साई महाराज ने आज्ञा कही थी मुझे, तो मैंने नहीं कह दिया। ऑफ़र आया, मुझे फिर से पूछा प्रमुख साई महाराज को। प्रमुख साई महाराज ने कहा कि देखो, जितना तुम अपने आप में नहीं बिलीव करते थे, उतना मैं तुम्हें बिलीव करता हूँ। ये जो ऑफ़र आया है, अब ये तुम्हारे लायक हुआ, अब इसको एक्सेप्ट कर लो। तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस आया उस बात से, क्योंकि 8 साल से जिस कंपनी में था उसमें हमारा ग्रोथ नहीं हो रहा था, प्रोग्रेस डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। मुझे लगा कि बस अब यही रहने वाला है, मेरा करियर ऐसे स्टैग्नेट हो गया था। लेकिन लगा कि प्रमुख साई महाराज मुझ में इतने बिलीव करते हैं, तो मुझे अपने आप में बिलीव थोड़ा करना चाहिए। तो मैंने ऑफ़र एक्सेप्ट किया, लिंक्डइन नाम की कंपनी में जॉब शुरू किया, और वो जो कॉन्फिडेंस था उससे लेकर अब मैं इस पोजीशन पे आया हूँ।
तो काफ़ी आपका ऐसे इंटरेस्टिंग सी और इतना मोटिवेशनल आपकी कहानी है कि बहुत सारे दर्शकों को अच्छी लगेगी। मुझे बताइए कि आपका प्रमुख स्वामी महाराज से जुड़ाव कैसे हुआ, आप कैसे जुड़े उनसे और कब उनका प्रभाव आपके मनो मस्तिष्क पे होने लगा? वैसे 1985 में प्रमुख स्वामी महाराज बहरीन आए थे। मैं 7 साल का ही था और मेरे परिवार को, मेरे माँ बाप को सत्संग का जोग नहीं था, प्रमुख स्वामी महाराज का जोग नहीं था तभी। लेकिन वो आए थे तो प्रमुख स्वामी महाराज क्या करते थे कि वो हर एक के घर पे जाते थे। जो भी उनको पूछे कि स्वामी आप हमारे घर आएंगे तो वो आ जाते थे। तो हमारे पेरेंट्स को पता चला कि प्रमुख स्वामी महाराज आए बहरीन में, मोटे धर्म गुरु है, उनको बुलाते हैं घर पे। तो हमने बुलाया, स्वामी आप घर पे आइए। तो घर पे आए, 4 माल चढ़ के आए, सीढ़ी स्टेयर्स चढ़ के आए, लिफ्ट नहीं थी तब, चढ़ के आए। वहाँ प्रमुख स्वामी महाराज बैठे और हमारे परिवार को बहुत वो स्पर्श हुआ कि प्रमुख स्वामी महाराज जैसे इतने बड़े धर्मगुरु हमारे घर पे आए ना। छोटे से घर, छोटा सा मकान था वहाँ पे, उसमें आए, बैठे, उन्होंने भोजन किया वहाँ पे, हमें इतना उन्होंने लाभ दिया। तो उससे हम सत्संग में जुड़े। लेकिन मुख्य ऐसा एक प्रसंग बना था, मेरा पर्सनल प्रसंग था कि जब मैं 11 साल का था, एक गांव में, या गरड़ा नाम का एक गांव है, गरड़ा में, वो मैं वहाँ पे प्रमुख स्वामी महाराज थे और मैं अकेला, और मेरे मातुश्री साथ में थे। मैं लेकिन अकेला प्रमुख स्वामी महाराज को मिलने गया। वो मंदिर में थे, मैं ऊपर मंदिर के स्टेयर्स चढ़ के ऊपर प्रमुख स्वामी महाराज को मिलने गया। तो प्रमुख स्वामी महाराज तो तब उनके पास सामने तो 100-200 आदमी थे। उनके बीच में से एक छोटा सा बालक आया, 11 साल का। मैं तब प्रमुख स्वामी महाराज को सिर्फ कदाच 2 या 3 बार मिला हुआ था। वो भी कैसे, लाइन में सब आते दर्शन के लिए, छोटा सा बालक है, बस ऐसे उन्होंने हाथ सिर पे डाल के आशीर्वाद दिया था, ऐसे मिला था। लेकिन मैं आया, वहाँ ऊपर चढ़ के आया और प्रमुख स्वामी महाराज थे। प्रमुख स्वामी महाराज ने इसे 100-200 आदमी के बीच में से मुझे देखा और कहा कि तुम तो वहाँ मिडिल ईस्ट से आए हो, ने पहचान लिया। और मुझे बहुत ही स्पर्श हो गया कि इतने महान पुरुष है, इतने बड़े धर्मगुरु है और हर एक का इतना ख्याल रखते हैं। वो मुझ जैसे छोटे से बालक को भी उन्होंने पहचान लिया, मुझको याद किया। तब से मुझे लगा कि ये पुरुष बहुत ही स्पेशल है, उनके साथ बहुत जोड़ान हो गया मेरा। जी जी। ये बताइए कि आप जैसे 1980s की बात करूँ तो आपका बचपन किस तरह से क्या था, आपका स्कूलिंग किस तरह से थी? मुझे याद है उस टाइम पे शायद पास्कल जैसी कोई लैंग्वेज रही होगी जो शायद आप सीखते होगे। अब तो बड़ा ही एकदम कॉम्प्लेक्स प्लेटफॉर्म पे आप अभी AI पे आ गए होंगे। तो उस टाइम में तो मुझे लगता है कि अभी शायद मैकिंटोश चालू हुआ था या विंडोज़ का ज़माना एक शुरुआत हुई थी हिंदुस्तान में। तो भारत में शायद कंप्यूटर आने भी बाकी थे, क्या परम कंप्यूटर के अलावा शायद बड़ा कंप्यूटर शायद नहीं होगा। तो उस दौर में आप किस तरह से कंप्यूटर की ओर बढ़े और क्या आपका वो रहा? वो मेरे पिताजी जो है, उनको इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत शौकीन, कुछ भी नहीं निकलता है वो ले आते थे ऐसे। तो एक्सपेरिमेंट करके देखो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो 1980s की बात ही होगी, उसमें उन्होंने एक गेमिंग कंप्यूटर था जी, खेल का कंप्यूटर था, वो ले आए थे। उसको कंप्यूटर को चालू हुई कि नहीं, वो MSX कंप्यूटर क्या था, उसमें कंप्यूटर को चालू करो गेम डाल के, कार्ट्रिज डाल के, तो फिर गेम चालू हो जाता था। लेकिन वो कार्ट्रिज ना हो तो उसको चालू करने पे बेसिक, वो माइक्रोसॉफ्ट बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसका स्क्रीन आ जाता, जो काले रंग का इतना, इसका ब्लू था। हाँ, ब्लू था। लेकिन हाँ, बस ऐसे जो एंगल ब्रैकेट आता था और उसमें फिर टाइप करना कि 10 प्रिंट लाइन 20 ऐसा हो। तो वो आता, जब मैं 10 साल का था मैंने देखा कि ये कुछ है। फिर मैंने तो कुछ किताबें ले आया, पढ़ने लगा कि ये क्या है, बेसिक थोड़ा सीख लूँ मैं, सीखने लगा। फिर उसमें प्रोग्रामिंग करने लगा। तो शुरू में तो प्रोग्रामिंग कैसे, कि मुझे गेम्स खेलना बहुत पसंद था, तो मैंने कहा चलो गेम ही बनाता हूँ। तो थोड़े बहुत गेम्स मैंने बनाए प्रोग्रामिंग करके। फिर थोड़े बहुत दूसरे प्रकार के प्रोग्राम्स बनाए। कैलकुलेटर मुझे चाहता था, मुझे लगा कि जो कैलकुलेटर होते थे वो ठीक नहीं थे, मुझे जो मेरा यूज़ केस था उसमें नहीं मीट होता था। मैंने कहा कि इसमें करता हूँ, तो वैसे बेसिक करने लगा। स्कूल में CBSE बोर्ड था, सेंट्रल बोर्ड अपना, बहरीन में ही। तो CBSE बोर्ड के स्कूल में जाता था मैं। तो फिर 9वें धोरण से मुझे कंप्यूटर साइंस ट्रैक में मैं आ गया था। तो उसमें पास्कल था, जैसे आपने कहा। तो फिर कंप्यूटर साइंस पढ़ने लगा मैं स्कूल में।
तो मुझे बहुत पसंद आया। मुझे लगा कि ये कुछ इसमें कहना कि क्रिएटिविटी बहुत होती है जी। लोगों को लगता है कि कंप्यूटर साइंस कैसा है कि बहुत बोरिंग चीज़ है, ये प्रोग्राम करना और क्या है, लेकिन मुझे ऐसा अनुभव आया कि इट इज़ अ वेरी क्रिएटिव फील्ड। बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, मन में जो भी हो वो कंप्यूटर के स्क्रीन पे बना सकते हैं, कंप्यूटर को करा सकते हैं। तो मुझे बहुत पसंद आया। लेकिन फिर भी तब को मुझे भी ऐसा लगा था कि मैं फिजिसिस्ट बनूंगा आगे जाके। लेकिन फिर से प्रमुख स्वामी महाराज को पूछा था, प्रमुख स्वामी महाराज को पूछा कि स्वामी आप क्या कहते हैं कि क्या आगे जाके क्या करना चाहिए। जब आप 12th से निकलने का टाइम आया, कॉलेज के टाइम में प्रमुख स्वामी महाराज ने मार्गदर्शन दिया कि तुम्हें कंप्यूटर्स बहुत पसंद है, कंप्यूटर्स में ही जाओ। तो उनके आज्ञा से मैं कंप्यूटर्स में आया और फिर देखिए यहाँ पे हूँ अब। तो आपने तो पूरा का पूरा एक संक्रांति का एक काल देखा है, जिसमें एक पास्कल से लेके इतनी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज तक आप तो भी आईटी, सिक्योरिटी, ऑपरेशंस सब वहाँ पे देखते हैं। एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म भी आपने अच्छा डेवलप किया है वहाँ के लिंक्डइन के अंदर। तो आपको क्या लगता है, क्या विकास रहा है कंप्यूटर की भाषा का, और जो तकनीक जो लोगों के हाथ में आई है? पहले तो याद है कि इंटरनेट के लिए भी कहीं किसी काफ़े में जाना पड़ता था, या वो डायल इन वो लगा के आपको घंटों तक बैठ के इंतज़ार करना पड़ता था, और वो छोटा सा एक्सप्लोरर का आता था, उसमें नीचे आ जाए तब वो, तो वहाँ से लेके अब तो एकदम 5G के ज़माने तक, कभी इस फ़ोन में, मेरे फ़ोन में भी 5G का वो नेटवर्क का 5G दिख रहा है, तो वहाँ तक हम आ गए हैं। तो ये पूरा कितना ये यात्रा रही, किस तरह से रही तकनीक की? देखो मेरे मन में तो अभी दो प्रोग्रेस के पाथ रहे हैं जी। पहला जो हम कहते हैं अंग्रेजी में एक्विटी, यानी कि सबको इक्वल एक्सेस मिलना चाहिए। अभी भी ऐसा है कि अमुक जन ऐसे है जिसको 5G का एक्सेस है, कंप्यूटर है घर में, लेकिन ऐसे भी काफ़ी बहुत लोग हैं दुनिया में, पूरे दुनिया में, जिसको कंप्यूटर की एक्सेस नहीं है, अभी इंटरनेट की एक्सेस भी नहीं है। इट इज़ एन इनइक्विटी, वो उसका प्रोग्रेस होना चाहिए। तो वो कैसे होगा? ये डिवाइस जो है ये सस्ता होता जाएगा, इसकी कीमत नीचे आती आएगी, तब इंटरनेट एक्सेस पूरे दुनिया में पहुंच जाएगा। सभी जिस जगह में अभी केबल नहीं चला सकते वो सैटेलाइट से होगा, तो सबको एक्सेस मिलेगा। तो जब व्हेन एवरीवन इन द वर्ल्ड इज कनेक्टेड, आपका कनेक्शन की बात की ना, जब लिंक्डइन जैसे हम कनेक्ट करते हैं लोग को, जब पूरा दुनिया एक साथ कनेक्टेड हो, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस आएगा। और दूसरा AI, कि इतने सारे लोग को प्रोडक्टिव कैसे करते हैं, इतने सारे लोग को कनेक्ट कैसे करते हैं थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी काफ़ी बहुत प्रोग्रेस अभी आपको आजकल तो बहुत न्यूज़ आ रहा है कि ये ChatGPT और इस सब के कितना प्रोग्रेस हो रहा है। वो अभी जैसे इंटरनेट 90s में था, वैसे अभी AI का है, आगे जाके बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस होगा। हमारे जो जीवन है, लाइफ है, डेली एक्टिविटीज़ जो है, उसमें कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा AI से। लेकिन अब ये जो AI की बात निकली है, उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि जो AI है, जैसे कितने सेंचुरीज से हम मनुष्यों में ये भावना रखते हैं कि मनुष्य मॉरल बने, एथिकल बने, ऐसे अब AI को भी अब बनाना पड़ेगा कि हाउ कैन वी मेक AI, हाउ कैन ये जो AI बनेगा वो हम कैसे इंश्योर करें कि उसमें भी मोरालिटी और एथिक्स आए। नहीं तो फिर AI कैन बी यूज फॉर बैड, उसका दुरुपयोग भी हो सकता है। तो उसका सदुपयोग कैसे कर सके कि AI को पता होना चाहिए कि ऐसा करे। ठीक है, एथिक्स क्या होता है? एथिक्स में आता है कि AI सबको इक्वली ट्रीट करे, लेकिन उसको मॉरल्स भी देने चाहिए कि सबको इक्वली ट्रीट करना तो ठीक है, लेकिन जैसे प्रमुख स्वामी महाराज कहते हैं, प्रमुख स्वामी महाराज की जो जीवन भावना है कि दूसरे के सुख में अपना सुख, दूसरे की भलाई में अपनी भलाई, जो ऐसी भावना हमको AI को सिखाना पड़ेगा। क्यों? कि फिर AI को क्या करना चाहिए कि हमेशा ह्यूमैनिटी को कैसे प्रोग्रेस करे। ऐसा नहीं कि तुम्हारे पास AI का, आपके पास AI का एक्सेस है तो आप फिर उसका दुरुपयोग करके आप आगे बढ़ जाए, लेकिन मुझे पीछे रख रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरी दुनिया एक साथ कैसे आगे बढ़े, उसके लिए AI में मोरालिटी का भी हमारे प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा। तो अभी ऐसे काफ़ी लोग, काफ़ी कंपनीज में ऐसा रिसर्च हो रहा है कि कैसे जो कहते हैं ना कि बहुत सेंचुरीज, मिलेनिया से जो बात है, अपने हिंदू धर्म में हम बात करते हैं कि हमारे जो प्रिंसिपल्स है, कोर प्रिंसिपल्स, कि कैसे जीवन जीना चाहिए, अब वो प्रिंसिपल्स
हम एआई में कैसे डाल सकते हैं, उसका रिसर्च हो रहा है। जी, तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि जहाँ बुद्धि हो वहाँ विवेक भी होना चाहिए। और अगर हमारी इंसानी सभ्यता की बात करें तो हमारा बायोलॉजिकल एवोल्यूशन से ज़्यादा कॉग्निटिव एवोल्यूशन बहुत ही जल्दी हुआ, और उसी हिसाब से कंप्यूटर का भी जो हार्डवेयर का एवोल्यूशन तो हो रहा है कि सॉफ्टवेयर का एवोल्यूशन उससे भी जल्दी हुआ है। हार्डवेयर का भी बहुत बड़ा योगदान है, हम मना नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब जैसे बहुत सारी चीज़ें नैतिक होती है, जो निर्णय क्षमता होती है, जैसे मेरे दिमाग में भी ख्याल आता है, जैसे एक कार है, ऑटो पायलट मोड पे जा रही, एआई उसको चला रहा है, ठीक है। अब उसमें उसका जो ओनर है वो तो प्रोग्राम की गई उसके ओनर को बचाने के लिए, ठीक है। एक तरफ खाई है और एक तरफ कोई आदमी रोड क्रॉस कर रहा है। कार या तो रोड में मतलब खाई में गिर सकती है या उस आदमी को मार सकती है। तो ऐसे 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 जब एथिकल डायलेमास आएंगे तो उस समय में एआई किस तरह से काम कर पाएगा, उसके लिए क्या हो रहा है? यही तो बात है ना कि देखो कि जो हम सिर्फ एथिक्स पे जाते हैं ना, तो फिर इट्स अ मैथ गेम। कि यहाँ पे 4 आदमी है, वहाँ पे 1 है, तो क्या करना चाहिए। लेकिन एथिक्स इज नॉट इनफ, मोरालिटी इज इम्पोर्टेंट। मॉरल्स, ये जो कहते हैं ना कि हमारे धार्मिक प्रिंसिपल्स जो है, क्योंकि लोग क्या समझते हैं कि एज इफ की एआई बहुत नई बात है। वैसे ये जो आपने सिचुएशन कहा, ये तो सही सिचुएशन हमें रोज ही बनता है। जी। मैं गाड़ी चलाता हूँ, मुझे भी ऐसा प्रश्न आ सकता है कि मैं चला रहा हूँ, एक्सीडेंट हुआ है, मैं यहाँ जाऊँ तो ये हो सकता है, वहाँ जाओ तो वो हो सकता है। वो मैं डिसीजन कैसे लूँ? आई मेक दैट डिसीजन बेस्ड ऑन माई प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज। जो मेरे गुरु ने मुझे कहा है, जो मेरे धर्म से मैंने लिया है, उनके सबके प्रमाण से, उन सबके प्लेटफॉर्म पे से मैं वो डिसीजन लेता हूँ। वैसे ही एआई को भी ऐसे मॉरल डिसीजंस है, बिकॉज ये जो है क्या है कि these things affect our lives। ये सब एआई कैसा है कि ये सब आपने जो प्रश्न कहा, ऐसा नहीं कि सिर्फ कौन सा बटन क्लिक करना है, कौन सा कलर करना है, नहीं, ये तो these are life or death decisions, right, or very serious decisions। they have to be made on a moral grounding। हाँ, तो वही मोरल की हम कैसे सिखाएंगे किसी मशीन को, या ये जो आप पूछ रहे हैं ना कि इस एआई को कैसे ट्रेन करते हैं, तो इसीलिए तो बहुत ही ज़रूरी है कि जो आदमी ट्रेन कर रहा है उसके अंदर मोरालिटी हो, क्योंकि उसमें विवेक है। अभी तक कंप्यूटर में विवेक हम नहीं डाल सकते। कंप्यूटर को जैसे प्रोग्राम करे वैसे ही वो करेगा। एआई भी अभी तो ऐसा ही है कि जैसे प्रोग्राम होता है वैसे ही करता है, लेकिन जो उसको जो उसके पीछे जो मनुष्य है, जो पर्सन है, जो उसको प्रोग्राम कर रहा है, आप कहते हैं ना कि इसमें मोरालिटी कैसे डालेंगे। AI इज ट्रेन बेस्ड ऑन द पर्सन ट्रेनिंग। जो उसमें इनपुट डेटा हम देते हैं, ट्रेनिंग डेटा कहते हैं AI में, जो ट्रेनिंग डेटा देते हैं उस प्रमाण से वो ट्रेन होता है और उस प्रमाण से वो फिर वो डिसीजंस करते हैं। लेकिन वो ट्रेनिंग डेटा कैन बी स्क्यूड। मैं कह सकता हूँ कि ऐसे डिसीजंस अच्छे, ऐसे डिसीजंस बुरे हैं, तो वो अच्छे बुरे का क्लासिफिकेशन तो हम ही करते हैं, पुरुष ही करते हैं। सो दैट हैज़ टू बी डन। वो होना चाहिए ऐसे आदमी से जो अपने आप को, जिसके अंदर मोरालिटी हो। जी, मुझे आप बात कर रहे तो मुझे वो औद्योगिक क्रांति का, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का इनिशियल दौर भी याद आता है, जब इस तरह की बातें उस टाइम पे भी हो रही थी। जिस तरह से स्टीम का आविष्कार हुआ, बड़े बड़े स्टीमरें चलने लगी, और सोसाइटी में जिस तरह से आपने असमता की या समता की बात करी, इस तरह से ही शहर बनने लगे, स्लम्स भी बनने लगे, क्राइम भी बढ़ा। बहुत सारे चार्ल्स डिकन्स जैसे नॉवेलिस्ट आए, उन्होंने काफ़ी कुछ लिख भी दिया। अब ये ही सवाल यहाँ पर आ रहा है 2022-23 में, आप जहाँ खड़े हैं वहाँ पर भी ये सवाल आ रहा है, क्या AI जैसी तकनीक जब आएगी तो वो क्या लोगों का काम छीन रही है, या लोगों को रोज़गार देगी या नहीं देगी। तो ये एक बड़ा, क्योंकि जब गांधी जी को हम याद करते हैं वो तो लेबर इंटेंसिव इकोनॉमी की बात करते हैं। भारत जो देश में मतलब बहुत सारे लोग हैं, तो श्रम आधारित उद्योग की भी बात काफ़ी की जाती है। तो क्या AI को लेकर भी ये सवाल काफ़ी उठते रहते हैं। तो कहाँ तक AI जो है ये मनुष्य की कार्यक्षमताओं को पुनर्स्थापित कर देगा, या फिर उसको नया ऊर्जा या नया जीवन देगा, ये भी एक द्वंद है। भविष्य तो मैंने देखा नहीं है, तो फिर बोल नहीं सकता कॉन्फिडेंस के साथ कि क्या होगा। मैं यह कह सकता हूँ, 2 बात कर सकता हूँ। पहले तो कि देखिए, हमेशा जब भी ऐसे टेक्नोलॉजिकल लीप्स आए हैं, लोग यही प्रश्न पूछते रहते हैं। और अब देखिए कि भारत की जो आप लेबर इंटेंसिव इकोनॉमी की बात करें, आज भारत की स्थिति देखिए, आज भारत कहाँ तक पहुँचा है। आपके जैसे इतने बड़े बड़े कंपनियों के सब लीडर्स कितने भारतीय है। यहाँ भारत की भी इकोनॉमी कितनी बूम हो रही है, कितनी आगे आ रही है। ये सब किसके लिए, क्यों? टेक्नोलॉजी से। तो टेक्नोलॉजी अगेन व्हेन इट इज़ यूज्ड राइट
जब टेक्नोलॉजी का उपयोग सही रीत से हो, उससे काफ़ी बहुत प्रोग्रेस हो सकता है। दुरुपयोग हो तो फिर ऑपोजिट आएगा। तो ये जो प्रश्न आता है ना कि इकोनॉमी का क्या होगा, लोग की उनका जॉब्स का क्या होगा, लोगों क्या करेंगे, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ वी अप्लाई इट। इस टेक्नोलॉजी, ये जो नई टेक्नोलॉजी, इट्स अ टूल। इस टूल का दुरुपयोग करेंगे तो सही ऐसा ही होगा, लेकिन अभी भी काफ़ी बहुत समय, बहुत ही अर्ली है, बहुत नेसेंट टेक्नोलॉजी है, अभी भी उसमें आप मोरालिटी डालेंगे तो हो सकता है कि वी कैन टेल इट कि देखो इस टेक्नोलॉजी के ऐसे एप्लीकेशन होने चाहिए जिससे पूरी दुनिया का प्रोग्रेस हो सके, ज़्यादा जॉब्स रहे, ज़्यादा इक्विटी आए, सबको हमारी कंपनी की एक वो जो विजन है टू क्रिएट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी फॉर एवरी मेंबर ऑफ द ग्लोबल वर्कफोर्स। हम कहते हैं कि सबके लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो, तो सबके लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी हम एआई से भी क्रिएट कर सकते हैं, राइट। सो ऐसे एप्लीकेशन, तो दैट इज़ मॉरल, दैट इज़ एथिकल, कि उसमें विचार आया कि एआई की एप्लीकेशन कैसे करनी चाहिए, इस टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन कैसे करनी चाहिए जिससे जॉब्स क्रिएशन हो सकते हैं। एक बात, दूसरी बात मैं ये करूँगा कि ऐसा हम देखते हैं कि अभी तक वी वुड टॉक अबाउट डिग्रीज कि कौन से कॉलेज में से तुम निकले, पढ़ के आए, कौन सी डिग्री तुमने मेरी, ऐसे। आगे स्किल्स की बात बहुत आएगी कि तुम्हारे में कौन से स्किल्स है, क्योंकि टेक्नोलॉजी की जो प्रोग्रेस है ना वो एक्सेलरेट हो रही है। देखो, कब 1 साल पहले कोई एआई की इतनी बात नहीं कर रहा था, आज जितनी बात हो रही है, और 5 साल में जितना प्रोग्रेस होगा हम सबको लगेगा कि हो इतना हो गया, सिर्फ 5 साल में इतना ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। तो उसमें जो डिग्री 5 साल पहले की है उससे कुछ बहुत काम नहीं हो सकेगा। तो वी हैव टू अडैप्ट एंड वी हैव टू ट्रेन आवरसेल्व्स विद न्यू स्किल्स, कॉन्स्टेंटली लर्न, ग्रो। तो वो कैसे करें? तो हमारे जो आपने जो लिंक्डइन की जो बात की, हमारे प्लेटफॉर्म में ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारा प्रायोरिटी है कि सब लोग को स्किल्स एक्सेस दे, स्किल्स ट्रेनिंग की एक्सेस दे, जिससे वो जो भविष्य के जो जॉब्स रहेंगे उसमें सक्सेस पा सके। क्या तो बचपन में कभी सोचा था, या बचपन में आपके टीचरों को, अड़ोस पड़ोस के पड़ोसियों को लगता था कि भाई मोहक जो है वो कभी जाके कभी नहीं मुझे नहीं लगता था, मेरी माँ को अभी भी विश्वास नहीं आ रहा है कि ऐसा हुआ है। लेकिन यही है ना कि जैसे मैंने कहा ना कि ऐसे पुरुष होते हैं ना, वो हम में जो देखते हैं वो हम अपने आप में नहीं देखते हैं कभी बार। और वो जो स्पिरिचुअल, देखो मैंने ऐसे कार्यकर प्रमाण से भी BAPS से जुड़ाया था, वॉलंटियर बेसिस पे ही, और वो वॉलंटियरिज्म में भी मुझे काफ़ी बहुत स्किल्स सीखने मिले। फिर उनके जो प्रिंसिपल्स, मॉरल प्रिंसिपल्स है, ऐसे हम अभी क्या है, कॉर्पोरेट अमेरिका में कभी ऐसा लगता है कि दूसरों को पाड़ के, दूसरे के ऊपर से चढ़ के हमें प्रोग्रेस करना चाहिए। लेकिन अब फिर से ये जो सर्वेंट लीडरशिप की आइडियाज़ और ये सब आइडियाज़ फिर से आ रही है। ये सर्वेंट लीडरशिप क्या होता है? हमारे महान साईं महाराज है, वो सर्वेंट लीडरशिप की मूर्ति है कि कैसे दास भाव से सेवा करे, जन सेवा करे। प्रमुख साईं महाराज जो कहते थे कि दूसरे के सुख में अपना ही सुख है, दैट इज सर्वेंट लीडरशिप। दोज प्रिंसिपल्स अभी तो कॉर्पोरेट अमेरिका में उसी प्रिंसिपल से सक्सेस पाम रहे। और कौन सक्सेस पाम रहे? भारतीय, जिन्हों में इसी प्रिंसिपल्स है, ह्यूमिलिटी है, उनमें ये जो ग्राउंडेडनेस है, उनमें जो वो हमारे मॉरल प्रिंसिपल्स है, वो सब उन प्रिंसिपल्स के ऊपर से, उनके आधार से वो सक्सेस पाम रहे हैं। जी। भारतीय दर्शन में तो वसुधैव कुटुंबकम की एक भावना है ही, और आप भी दुनिया को जोड़ने का काम करते हैं। जब आप इसको आप तो टेक्निकल तौर पे पूरा देखते हैं, एक टेक्निकल तौर पे कोडिंग तो ये सब करके आप अच्छे से उसको बनाते ही होगे, इस प्लेटफॉर्म को पूरा ही यूज़र फ्रेंडली बनाते होगे लोगों के लिए। तो आप किन बातों का ध्यान रखते हैं जिससे आपको लगता है कि दुनिया पूरी जुड़ सकती है? वो क्या सोच है जिससे आपको लगता है कि नहीं, सिलिकॉन वैली में बैठ के, कैलिफोर्निया में, अमेरिका में बैठ के, या हिंदुस्तान में बैठ के, दुनिया का कोई भी जो लोग हैं वो जुड़ सकते हैं? वो विचार आपके मन में कहाँ से आया? सबको सेवा भावना होती है, अंतर में भावना होती है कि मैं जन सेवा करूं। लेकिन क्या होता है कि लोग को पूछने में शर्म आती है कि देखो कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपको किसी ने पूछा होगा कि आप मुझे कुछ सिखाए और आपको उससे गुस्सा आया, उस पर गुस्सा आया कि तुम मुझे पूछ रहे हो सिखाने को। नहीं, लगता है कि ओह तुम मुझे पूछ रहे हो, कितनी बड़ी बात है, तुम मुझे क्या समझते हो कि तुम मुझे पूछ रहे हो। लेकिन लोग पूछने में शर्माते हैं, तो पहले कि लोग को शर्म को छोड़ देना चाहिए। और दूसरों,
दूसरा कि लोगों जो सेवा करने में तैयार है, सेवा करने को तैयार है, उनको कहना चाहिए, पूरी दुनिया को कहना चाहिए। तो हमारे प्लेटफॉर्म बने ही ऐसे ही है। लिंक्डइन की जो प्लेटफॉर्म की आपने बात की, वो बना ही ऐसा है कि जब आदमी लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाता है, वो कह सकता है कि मैं क्यों आया हूँ, जॉब शोधने आया हूँ, जॉब देने आया हूँ, जॉब दिलाने आया हूँ। तो उससे लोग कनेक्ट हो। कुछ लोग तो शादी भी कर लेते हैं काफ़ी बहुत कनेक्शन बनते हैं। लेकिन ये सब कहाँ से कि खबर जब आदमी को पता चले कि ऐसा हो सकता है, ये आदमी है वो मुझे ऐसे हेल्प कर सकता है, मेरी ऐसी सहायता कर सकता है, फिर मुझे शर्म रखने की हिम्मत आती है। जी, दूसरा मुझे आपसे ये पूछना है, बीइंग अ प्रोग्रामर ऑल्सो, आपको कि 645 मिलियन से ज़्यादा लोग अगर इस प्लेटफॉर्म से अगर कभी जुड़े हैं, आप कोई एक लाइन लिखते हैं कोडिंग में और वो पूरा का पूरा एग्जीक्यूट होता है और उसी दुनिया में बहुत सारे लोग जुड़ने लगते हैं, तो आपको क्या मतलब एक कभी ऐसी भावना आ जाती है कि नहीं, इसका तो जो नायक है वह तो मैं हूँ या मेरा कोड है? आपको कभी उस बुद्धि का अहंकार या फिर ऐसा हो जाता है क्या कभी कि भाई ना, ये तो हमने मेरी रची हुई सृष्टि की एक माया है? नहीं, फिर से वही ना, जो संस्कार मिले हैं ना, महान स्वामी महाराज के जो संस्कार है कि सर्वेंट लीडरशिप। महान स्वामी हमेशा बोलते हैं कि हम दास के दास हैं, कि हमारी बस एक ही इच्छा है कि जन सेवा, दूसरों की सेवा करना है। तो मेरे अंतर में यही बात है कि जो मैं कर रहा हूँ जॉब पे, जो मैं लिंक्डइन में भी कर रहा हूँ, बस वो एक सेवा ही है कि प्रमुख स्वामी महाराज की आज्ञा से, महान स्वामी महाराज की आज्ञा से मैं सेवा ही कर रहा हूँ। और जो वो सब कोड लिखते हैं, जो भी हम रिलीज़ करते हैं, जो भी कुछ दुनिया में अच्छा होता है, बस एक प्रकार से कि अच्छा काम करते हैं। और हमारे कंपनी का एक सेइंग है कि इट इज़ पॉसिबल टू डू वेल एंड डू गुड। हमेशा कंपनी के मन में क्या होता है कि कंपनी को अच्छा करना चाहिए, उसकी स्टॉक ज़्यादा कीमती हो जाए, सबको पैसे ज़्यादा मिले, ठीक है, यू वांट टू डू वेल, लेकिन उसके साथ तुम अच्छा काम भी कर सकते हो। डू गुड, यू कैन डू गुड इन द वर्ल्ड। तो वी हैव दैट बिलीफ, हमारे मन में ऐसा बिलीफ है कि दोनों एक साथ जुड़ सकते हैं। तो ऐसी कंपनी हम बना रहे हैं, ऐसा मैं अपने आप को बनाने चाह रहा हूँ और ऐसे मैं लीडरशिप करता हूँ। जी, तो बहुत बढ़िया। बस एक आखिरी संदेश जो अगर आप हमारे दर्शक जो देख रहे हैं उनको अगर आप दे, तो क्या इन युवाओं को, दर्शकों को क्या आप संदेश देंगे? भावना अपने जीवन में ले आए कि दूसरों के भलाई में अपनी भलाई है, दूसरों की सुख में अपना सुख है। जब पूरी दुनिया में ऐसी भावना रहेगी ना, पूरी दुनिया का जितना प्रोग्रेस होगा वो हम उसकी उम्मीद भी नहीं कर सकते, उसका इमेजिनेशन ही नहीं कर सकता। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया मोहक जी हमसे बात करने के लिए। और मुझे लगता है कि इससे काफ़ी युवाओं को, काफ़ी लोगों को, काफ़ी दर्शकों को इससे प्रेरणा अवश्य मिलेगी। धन्यवाद जी। तो दर्शकों, ये थे मोहक जी के जो हेड ऑफ इंजीनियरिंग लिंक्डइन के थे और सीनियर वीपी भी है वहाँ पर, जिन्होंने बताया किस तरीके से हम बुद्धि के साथ विवेक को लेकर भी अगर आगे बढ़े तो हम जीवन में उन ऊंचाइयों को पा सकते हैं जहाँ पे हमारे मूल और फूल दोनों बने रहे, हम एक पुष्प की तरह खिले और अपनी सुगंध जो है वो दुनिया भर में फैलाते रहे। लेकिन उचित ये रहेगा कि हम सही आचरण करें, सही विचार करें और नैतिकता रखें। और इसी नैतिकता की बात के साथ प्रमुख स्वामी नगर से इस संवाद का मैं समापन करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपको ये कार्यक्रम ज़रूर पसंद आया होगा। नमस्कार।